वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मरुवशम द अदर डार्क साइड। एक्चुअली ये एक अंडररेटेड टाइप मूवी है। स्टार्टिंग में तो ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है, लेकिन लास्ट आधे घंटे में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। यही तो खास बात है मलयालम मूवीज की, घटिया मूवी को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले रुला दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ रियल न्यूज को दिखाया जाता है कि इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में एटीएम्स की रॉबरी होती है। कोई दिन दहाड़े चोरी करता है तो कोई रात के वक्त। केरला के कुछ जगहों पर भी एटीएम की रॉबरी हुई थी। वैसे तो केरला में बहुत ही रेयरली एटीएम की चोरियां होती है कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। रिसेंटली केरला के एक गाँव में ऐसे ही एटीएम की चोरी हो गई। उस एटीएम के पास सुरेंद्रन नाम का एक 60 साल का आदमी एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा था। चोरों ने एटीएम की चोरी करके उस सुरेंद्र को जख्मी करके वहां से भाग गए। उस एटीएम के अंदर एक और घटना भी पेश आई। पुलिस वाले सुरेंद्रन को कस्टडी में लेकर इंट्रोगेशन कर रहे हैं। सो दूसरे सीन में उसी सिक्योरिटी गार्ड सुरेंद्रन को दिखाया जाता है। उस एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरा तो मौजूद होता है, तो पुलिस वाले उसी फुटेज को थरोली चेकिंग करते रहते हैं कि आखिरकार उस एटीएम के पास क्या हुआ था। इमरान नाम का एक इंस्पेक्टर इस सुरेंद्रन के पास आकर पूछताछ करते रहता है। यह सुरेंद्रन उस घटना के बाद अभी भी घबराया सा होता है। वो पुलिस वाला इमरान बहुत ही कूल तरीके से सुरेंद्रन से बातचीत करते रहता है कि उस रात क्या हुआ अच्छी तरह से याद करके हमें बताओ सुरेंद्रन। क्या उन चोरों को तुमने पहले कभी देखा था? उन लोगों के बीच क्या बातचीत हुई थी? वो सुरेंद्रन पानी पीकर रोते हुए कहने लगता है कि सर मुझे जाने दीजिए, मुझे जो कुछ भी पता था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। घर में मेरी बेटी बहुत ही बीमार है, अगर उसको मेरे बारे में पता चलेगा तो वो सह नहीं पाएगी। उस पुलिस वाले इमरान को सुरेंद्रन की हालत देखकर थोड़ा रहम आने लगता है, लेकिन पुलिस के प्रोसीजर्स है, करना तो पड़ेगा। ऐसे ऐसे कहने लगता है कि जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता इसको यहीं पर रहने देते हैं, रिलैक्स होने के बाद दोबारा पूछताछ करो। दूसरी तरफ जुबिन नाम का एक बंदा अपनी बीवी दिव्या को हॉस्पिटल पर लाता है क्योंकि इसकी बीवी ने अपनी हाथ की नस काट ली। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि ये दिव्या और कोई नहीं उसी सुरेंद्रन की बेटी है और ये जुबिन इसका दामाद। इंस्पेक्टर डॉक्टर के पास आकर पूछने लगता है कि उस लड़की दिव्या ने ऐसा क्यों किया। वो डॉक्टर कहने लगता है कि सर एक्चुअली वो दिव्या ऐसा काफी बार कर चुकी है, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस दिव्या को थोड़े मेंटल इश्यूज भी है। अब रिसेंटली दिव्या ने जब अपने फादर के बारे में ये न्यूज सुना कि पुलिस वालों ने सुरेंद्रन को गिरफ्तार किया, मतलब कस्टडी में है, तो ये दोबारा डिप्रेशन में आकर अपनी हाथ की नस काट ली। फिलहाल तो उस दिव्या की हालत ठीक है। वो सुरेंद्रन अपनी बेटी के पास आकर दिलासा दिलाने लगता है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, मैं ठीक ठाक ही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कौन है, पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करके छोड़ देंगे, तुम फिक्र मत करो। वो दिव्या अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब जब ये दिव्या छोटी बच्ची थी उस टाइम से ही अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। इन्हीं की घर के बगल में उस जुबिन की फैमिली भी रहती थी। वो जुबिन और दिव्या साथ में खेला करते थे। इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से घुल मिलकर अच्छे से जिंदगी गुजारते रहते हैं। हालांकि इन दोनों का रिलीजन अलग होता है, मतलब दिव्या की फैमिली वाले हिंदूस और जुबिन की फैमिली वाले क्रिश्चियंस। उसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि जुबिन की माँ प्रेग्नेंट होती है। एक दिन जुबिन की माँ को पेन स्टार्ट होने पर दिव्या की माँ और उसी तरह से जुबिन के माँ बाप गाड़ी में हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं। उस वक्त सुरेंद्रन किसी दूसरे काम में बिजी होता है। थोड़ी देर के बाद ये भी हॉस्पिटल के पास जाने वाला था। थोड़ी देर के बाद सुरेंद्रन को यह बात पता चलती है कि जिस गाड़ी में वो तीनों गए उस गाड़ी का जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से वो तीनों लोग मर चुके हैं। यह खबर सुनने के बाद सुरेंद्रन बहुत फूट फूट के रोने लगता है। जुबिन के माँ बाप मरने की वजह से सुरेंद्रन जुबिन को अपने घर में ही पाल पोस कर बड़ा किया। थोड़ा बड़े होने के बाद दिव्या और जुबिन एक दूसरे को लाइक करने लगे तो सुरेंद्रन ने इन दोनों की शादी करवा दी। प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले सुरेंद्रन से पूछने लगते हैं कि हमने कुछ दिनों के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, एक बुरखी वाली औरत रेगुलरली तुम्हारी एटीएम के पास आया करती थी, वो औरत कौन थी? और उसी तरह सुरेंद्रन हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ लोग एटीएम के पास आकर तुमसे बातचीत कर रहे हैं, एटीएम के अंदर नहीं आए। सो ये सुरेंद्रन जो हुआ वो बताने लगता है पुलिस वालों को। वो सुरेंद्रन हर रात उस एटीएम के पास जब अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो हर रोज इसके पास एक बुरखे वाली औरत होती है। ये बंदी एक सेक्स वर्कर होती है। उस औरत की और सुरेंद्रन की अच्छी खासी दोस्ती होती है और इसी तरह सुरेंद्रन सीक्रेटली सिगरेट बेचने का काम करते रहता है। रात का समय होता है, कोई भी दुकान ओपन नहीं होती, जिसकी वजह से वो सुरेंद्रन 10 रुपए एक्स्ट्रा में सिगरेट पैकेट्स को बेचते
रहता है। एक रात कुछ लोग इस सुरेंद्रन के पास आकर हल्के से झगड़ा करने लगते हैं कि हम 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देंगे, इतने ही पैसे देंगे। लेकिन सुरेंद्रन और वो सेक्स वर्कर उन लोगों को धमकाकर वहाँ से भेज देते हैं। सुबह होने के बाद वो सुरेंद्रन अपनी बेटी दिव्या के पास आकर कुछ बातें समझाने लगता है कि बेटा जो भी हो जैसा भी हो वो जुबिन तुम्हारा हस्बैंड है, तुम अपने पास्ट को भूलकर उससे प्यार से बर्ताव करना होगा, तभी वो बदल सकता है। सुरेंद्रन दिव्या से किस के बारे में बात कर रहा होता है ये हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दिव्या और जुबिन का रिश्ता इतना खास नहीं चल रहा होता। दिव्या एक पैम्पलेट को देखकर अपनी एक छोटी सी बात को याद करने लगती है। कुछ महीनों पहले इस दिव्या ने किसी हॉस्पिटल पर गई थी अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। ये दिव्या कुछ स्पेशल किस्म का टेस्ट करवाती है अपना, सो उसके रिपोर्ट्स आने में 1 महीना लगेगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि इस मूवी में काफी सारे सीन्स पास्ट और प्रेजेंट में चलते हैं। क्लाइमैक्स में जाकर सारे पजल्स को जोड़ना पड़ता है। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा सीन पास्ट का है, कौन सा सीन प्रेजेंट का। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले उस सेक्स वर्कर के पास आते हैं। मतलब सुरेंद्रन ने उस दिन के बारे में जो बताया वो सच है या झूठ है ये कंफर्म करने के लिए। तो ये बंदी भी उस रात जो हुआ वो बताने लगती है और उसी तरह से पुलिस वालों से ये भी कहने लगती है कि वो सुरेंद्रन बहुत ही अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ जब वो जुबिन अपने दोस्तों के साथ दारू शारू पी रहा होता है तो इसके दोनों दोस्त जुबिन से सुरेंद्रन के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हारा ससुर तो अभी भी जेल में है, क्या तुम उसको बेल नहीं दिलवाओगे। ये सुनते ही जुबिन को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, अपने दोनों दोस्तों से ही फाइट करने लगता है कि मेरा पर्सनल मामला है, तुम दोनों दखलंदाजी मत करो। इस तरह से अपने एक सीक्रेट रूम पर आकर एक थैले को ओपन करता है तो इस थैले में काफी सारे पैसे होते हैं। उसके बाद एक दिन एक चोर पब्लिक से बचते हुए किसी जगह पर जाकर छुप जाता है तो शॉकिंगली उस चोर को उस जगह पर एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है जो काफी सारी सड़ चुकी होती है। अब बाकी पब्लिक भी यहाँ पर आकर इस चीज को देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि उस एटीएम को लूटने के लिए 3 लोग आए थे, उनके पास एक गन भी थी। सुरेंद्र ने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों से उनकी गन छीनकर एक बंदे को शूट कर दिया। सो वही बंदे की डेड बॉडी होती है ये। एक और शॉकिंग बात यह है कि मरा हुआ बंदा और कोई नहीं, बहुत बड़े गैंगस्टर स्टीफन का भाई होता है। फिलहाल वो स्टीफन किसी दूसरे केस में जेल में होता है। दूसरे सीन में एक पॉलिटिकल बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हामिद। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बंदा स्टीफन हामिद की वजह से ही जेल गया, शायद कोई जुर्म अपने सर पर लेकर। यह हामिद अपने आदमियों से यही बात कहने लगता है कि जब ये बात स्टीफन को पता चलेगी पता नहीं स्टीफन कैसे रिएक्ट करेगा। हम लोग ऐसे जताना होगा कि हम लोग स्टीफन के साथ ही है। दूसरी तरफ बास्टिन नाम का एक पुलिस वाला सुरेंद्रन के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि बेटा सच सच बताओ, तुमने जानबूझकर उस लिस्टिन को मारा ना। वही स्टीफन का भाई का नाम होता है लिस्टिन। सुरेंद्रन यही बात कहने लगता है कि सर वो तीनों कौन थे मुझे नहीं पता, वो लोग अपने चेहरे पर मास्क पहने थे, हिंदी में बात कर रहे थे। मैंने उन लोगों से हाथापाई की, इसी दरमियान में अपनी जान बचाने के लिए उनकी गन लेकर एक बंदे को शूट कर दिया। अब मुझे पता नहीं था कि वो बंदा लिस्टिन था या पिस्टन, लेकिन वो बास्टिन सुरेंद्रन को बहुत मारने पीटने लगता है। वो बास्टिन स्टीफन का रिश्तेदार होता है, इसीलिए इस केस पर इतना इंटरेस्टेड होता है। दूसरी तरफ वो हमीद मरे हुए लिस्टिन के कुछ दोस्तों को अपने पास बुलाकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि लिस्टिन एटीएम लूटने वाला था, कि ये बात तुम दोनों को पता नहीं थी। ये लोग यही बात कहने लगते हैं, नहीं हामिद भाई, हमको इसके बारे में जरा भी पता नहीं था। किसी लड़का लड़की के साथ मिलकर उसने इस चोरी को प्लान किया। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है दोबारा। उस रात क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एक्चुअली उस रात एक औरत बुर्खा पहनकर इस एटीएम के पास आकर एक छोटे से बॉम्ब को फिट किया। बॉम्ब फिट करने के बाद वो औरत लिस्टिन के पास आ जाती है। इनका यही प्लान होता है कि जब वो बॉम्ब फटेगा फटाक से ये तीनों एटीएम के अंदर घुसकर सारे पैसे चुरा लेंगे। सुरेंद्रन को उन तीनों को देखकर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वो तीनों मास्क पहनकर काफी देर तक वहीं पर खड़े थे। जब बॉम्ब फटते ही वो तीनों फटाक से इस एटीएम के अंदर घुस जाते हैं। प्लान के हिसाब से वो तीनों हिंदी में बात करते रहते हैं ताकि सुरेंद्रन को शक ना हो। एक बंदा सुरेंद्र को पकड़ के रखा होता है, बाकी 2 बंदे पैसे चुराते रहते हैं, लेकिन वो सुरेंद्रन बिना हार माने उनसे फाइट करने लगता है। इसी दरमियान में वो लड़की अपने पास की गन निकालती है तो सुरेंद्रन उस लड़की से भी फाइट करके उससे गन छीनकर एक बंदे को 2 गोलियां मार देता है। इत्तेफाक से वो बंदा लिस्टिन निकला। बाकी 2 बंदे उस सुरेंद्रन को जख्मी करके
उस लिस्टिन को यहाँ से ले जाते हैं। अब शायद रास्ते के दरमियान में वो लिस्टिन मर गया था, इसीलिए उसकी लाश को किसी जगह पर फेंककर चले गए वो दोनों। अब प्रेजेंट डे पर वो बास्टिन सुरेंद्रा को बहुत मारते पीटते रहता है। उसी वक्त वो इमरान आकर बास्टिन को रोकने लगता है कि ये मेरा केस है, मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। बास्टिन सर, आप इसमें इन्वॉल्व मत हुई। दूसरे दिन जब जुबिन और दिव्या कहीं पर जा रहे होते हैं तो जुबिन को किसी के साइड से कॉल आता है मलेशिया से वो बंदा कॉल करके जुबिन से पूछने लगता है, क्या वो पैसे सेफ है? क्या तुमने उन पैसों को इस्तेमाल तो नहीं किया? जुबिन कहने लगता है, नहीं, वो पैसे सेफ है, मैं उन पैसों का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाद में दिव्या जुबिन से पूछने लगती है कि पापा कब बाहर आएंगे, क्या तुम इसके बारे में कोशिश नहीं कर रहे? बाद में वो जुबिन किसी लॉयर से बात करके सुरेंद्रा का बेल दिलवाता है। वो लॉयर इन दोनों को थोड़ा वार्निंग भी देने लगता है कि फिलहाल तो पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, लेकिन मरा हुआ बंदा स्टीफन का भाई है। फिलहाल स्टीफन तो जेल में है, लेकिन वो जेल के अंदर से कुछ भी कर सकता है, तुम दोनों थोड़ा सेफ ही रहो। जब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो मौका देखकर उस लिस्टिन के फ्रेंड्स इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। ये दोनों बहुत कोशिश करने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग सुरेंद्रा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। उसी वक्त दूसरा बंदा एक बंदे को कॉल करके कहने लगता है कि उन दोनों को छोड़ दो। हामिद भाई ने कहा, अभी बात क्लियर नहीं हुई। अब दूसरे सीन में उस जेल में स्टीफन को दिखाया जाता है। फिलहाल स्टीफन के पास इसकी माँ इसकी बेटी को लाती है। इन लोगों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले स्टीफन की बीवी ने आत्महत्या कर लिया जब यह स्टीफन जेल पर चला गया। अब स्टीफन की बच्ची की देखरेख इसकी माँ ही कर रही होती है। कहने लगती है कि स्टीफन, तुम जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाओ। स्टीफन कहने लगता है कि माँ, कुछ दिनों के बाद मैं बाहर आऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में डाल दूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। अब उनके साथ वो बास्टिन भी आया होता है। स्टीफन से कहने लगता है कि स्टीफन, मैंने सब कुछ इंक्वायरी की है, वो सब कुछ एक हादसा था, एक्सीडेंटली तुम्हारे भाई की मौत हो गई। उसी तरह जब तुम जेल पर आ गए तो वो लिस्टिन काफी सारे क्राइम्स करने लगा, खुद से डीलिंग्स करने लगा। तुम बाहर आकर दोबारा उल्टी पुल्टी हरकतें करके दोबारा जेल मत चले जाना। इस तरफ सुरेंद्रन और जुबिन वापस घर पर आते हैं तो दिव्या अपने फादर को देखकर बहुत घबराने लगती है कि पापा, क्या पुलिस वालों ने तुमको इतना पीटा? लेकिन ये दोनों जो हुआ वो दिव्या को बताने लगते हैं कि इन दोनों पर किसी ने हमला किया, बहुत ही मुश्किल से बचकर आए हैं। उसी वक्त जुबिन अपने कमरे में आकर दूसरा फोन लेकर मलेशिया को कॉल करने लगता है। मलेशिया में बंदी होती है। इन्हीं दोनों ने लिस्टिन के साथ मिलकर बैंक की चोरी की थी। जुबिन उस बंदे से कहने लगता है कि पापा बेल पर बाहर आए हैं, उस कैश का क्या करूं मैं, मेरे घर में रखना आप सेफ नहीं। वो बंदा कहने लगता है कि मैं बॉस से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, तब तक तुम मैनेज करते रहो। पुलिस वाला बास्टिन वो हामिद के पास आता है यही बात पूछने के लिए कि उस रॉबरी के बारे में इसको कुछ पता है। हामिद यही बात कहने लगता है कि मैंने लिस्टिन के दोस्तों से पूछताछ की, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बास्टिन से एक और बात भी पता चलती है कि वो स्टीफन 10 दिन के लिए जेल से बाहर आ रहा है। बाद में वो बास्टिन लिस्टिन के दोस्तों के पास आकर इन दोनों को धमकाने लगता है क्योंकि उन दोनों ने सुरेंद्रन और जुबिन पर हमला किया। कहने लगता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग कुछ मत करना। उसी रात हम ये देखते हैं कि वो जुबिन दिव्या को कोई इंजेक्शन डालकर इसके साथ ब्रूटली कांड करने लगता है। एक्चुअली एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर यही चीज उस बास्टिन को बता रहा होता है, मतलब सुरेंद्रन, दिव्या, जुबिन के बारे में कि वो जुबिन कौन है, किस तरह से जुबिन और दिव्या की शादी हुई। धीरे धीरे वो जुबिन ड्रग्स का आदी बन गया। धीरे धीरे दिव्या को भी देकर उसके साथ ब्रूटली कांड करने लगा। जब दिव्या अंदर से बहुत ही टूट गई थी तो अपने ट्रीटमेंट के लिए इसी डॉक्टर के पास आया करती थी। उसी रात वो जुबिन वो सारे पैसे किसी बैग में भरकर कहीं पर जाने लगता है। दूसरे दिन शॉकिंगली टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि उस एटीएम से जो पैसे चुराए गए हैं वो सारे पैसे किसी चर्च पर पाए गए, एक भी सिंगल नोट मिसिंग नहीं है। मलेशिया में रहने वाले वो दो बंदे इस न्यूज को देखकर शॉक में रह जाते हैं। दूसरे दिन उस सुरेंद्र की तबीयत थोड़ा बिगड़ जाने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसी वक्त वो बास्टिन सुरेंद्र के पास आता है जो उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से बात की है ना, वो बातें सुरेंद्र को बताने लगता है कि कैसे बाप हो तुम, एक घटिया इंसान से तुम अपनी बेटी की शादी करवा दी। हर रोज वो जुबिन तुम्हारी बेटी को ड्रग्स देकर उसके साथ अत्याचार करता रहा। हाँ, वैसे तुम भी वही कैटेगरी को हो ना, तुम भी एटीएम के बाहर गांजा वगैरह बेचा करते थे। तुमको और उस जुबिन को किसी न किसी दिन ड्रग्स के केस में फंसाऊंगा मैं। इस तरह से इन दोनों को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब जुबिन ने दिव्या के साथ ऐसा किया या ना किया ये हमको बाद में पता चलेगा। दिव्या के बारे में ये बातें सुनने के बाद सुरेंद्रन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। थोड़ी देर के बाद दिव्या
जुबिन को हक करके सॉरी बोलने लगती है कि जुबिन, मेरी वजह से तुमने बहुत सफर किया, अब हम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह सुनने के बाद जुबिन भी थोड़ा खुश होने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। इस दिव्या के साथ क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एक दिन जब वो दिव्या कुछ शॉपिंग कर रही थी तो उसी वक्त एक चैरिटी वाले इस दिव्या को कॉल करने लगते हैं। वो चैरिटी और किसी की नहीं, उस हामिद की होती है। कुछ दिनों पहले दिव्या ने किसी जगह पर जाकर अपना ब्लड सैंपल दिया था ना, तो वो किसी पेशेंट से मैच हो चुके होते हैं। एडिशनल चेकअप करवाने के लिए दोबारा उस चैरिटी के पास आने के लिए कहते हैं। वो चैरिटी वाले खुद दिव्या के लिए गाड़ी भी भेजते हैं दिव्या को पिक करने के लिए। अब उसी हॉस्पिटल के पास वो लिस्टिन होता है। जब दिव्या अपना ब्लड डोनेट करती है तो वो लिस्टिन दिव्या के पास आकर थैंक यू बोलते हुए कुछ जूस वगैरह देने लगता है और उसी तरह से दिव्या से कहने लगता है कि मैं आपको आपके घर के पास ड्रॉप कर दूंगा। पहले तो दिव्या मना करने लगती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन वो लिस्टिन थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर दिव्या उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरे सीन में दिव्या किसी जगह पर बंदी होती है। मतलब उस लिस्टिन ने उस जूस में नशे की दवा मिलाकर दिव्या को दिया होता है। दिव्या वो जूस पीने के बाद बेहोश हो चुकी होती है तो दिव्या को यहाँ पर लाकर कैद कर देता है। ये प्लेस लिस्टिन का फार्म हाउस ही होता है। अब दिव्या को होश आने के बाद वो लिस्टिन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बांध के रखा। लिस्टिन ड्रग्स लेते हुए कहने लगता है कि 2-3 दिन के बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक काम करना होगा। अपनी फैमिली वालों को एक छोटा सा मैसेज कर दो कि मैं जिस बंदे के साथ प्यार कर रही थी उसके साथ मैं भाग गई। 3 दिनों के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद दिव्या बहुत फूट फूट के रोने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लिस्टिन दिव्या को बहुत मार पीट कर बांध देता है। थोड़ी देर के बाद वो लिस्टिन दूसरे कमरे से स्नेहा नाम की एक लड़की को बाहर लेकर आता है। वो स्नेहा नेकड़ होती है। इस स्नेहा को बहुत सारी ड्रग्स देकर कमजोर बना चुका होता है। दिव्या से कहने लगता है कि इस लड़की से मिलो, इसका नाम है स्नेहा, ये 10-15 दिन से यहीं पर है। स्टार्टिंग में तुम्हारे जैसा बहुत चिल्लाया करती थी, लेकिन अब देखो बहुत ही शांत है, तुमको भी आदत लग जाएगी। दूसरी तरफ सुरेंद्रन अपनी बेटी की ऑलरेडी मिसिंग कंप्लेंट लिखा चुका होता है, लेकिन जब दिव्या ने अपने पापा को ये मैसेज किया कि मैं अपने प्रेमी के साथ भाग गई, तो वही सुरेंद्रन दोबारा पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस वालों को ये बात कहने लगता है कि आप मेरी बेटी को मत ढूंढिए सर, मेरी बेटी किसी बंदे के साथ भाग गई। इस तरफ वो लिस्टिन दिव्या को भी बहुत सारा ड्रग्स देकर इसके साथ अत्याचार करते रहता है। अब इसी दरमियान में शायद वो लिस्टिन 2 दिनों से स्नेहा को ड्रग्स नहीं दिया होता, वो थोड़ा होश में आती है। मौका देखकर वो स्नेहा इसके सर पे वार करके बेहोश कर देती है। उसके बाद दिव्या और स्नेहा वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये दोनों एक घर को देखते हैं। इस घर को देखते ही वो स्नेहा फटाफट से वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन दिव्या इसको रोकने की कोशिश करने लगती है कि स्नेहा उधर मत जाओ। बाद में वो स्नेहा सड़क के पास भागते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दिव्या तो किसी भी तरह से वापस अपने घर लौट चली जाती है। प्रेजेंट डे पर वो बास्टिन इमरान से मुलाकात करके उसी केस के बारे में, मतलब उसी लड़की के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर पुलिस का वर्शन कुछ और ही होता है। पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से उस लड़की को एक बंदे के घर में कैद किया हुआ था और वो बंदा एक मीडिया वाला बंदा था। उस लड़की को ड्रग्स ओवरडोज देने की वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हुई, सड़क के पास भागने लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद उस मीडिया वाले बंदे की भी मौत हो गई। दूसरी तरफ सुरेंद्रन और जुबिन उस स्नेहा के घर पर आते हैं उसके फादर को थोड़ा दिलासा दिलाने के लिए। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी वो बासिन यहाँ पर आता है स्नेहा के फादर से थोड़ा पूछताछ करने के लिए। इन दोनों को यहाँ पर देखकर थोड़ा चौंक जाता है। बाद में वो बास्टिन थोड़ा साइड में आकर किसी बंदे को फोन करके कहने लगता है कि मैं 2 बंदों की फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ, उन दोनों को किडनैप करो, और हाँ, किडनैप करने वाले लोकल्स नहीं बल्कि तमिलनाडु से बुलाओ। अगर लोकल्स होंगे तो यहाँ की पुलिस अच्छी तरह से ट्रेस कर लेगी। यहाँ पर एक और चीज भी दिखाई जाती है। जब दिव्या वापस अपने घर पर आ गई तो वो सुरेंद्रन उस लिस्टिन के पास जाता है उसको धमकाने के लिए। वो लिस्टिन झूठ कहने लगता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप नहीं किया, तुम्हारी बेटी खुद ब खुद मेरे फ्लैट पर आई थी। इस तरह से सुरेंद्रन को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। प्रेजेंट डे पर सुरेंद्रन और वो जुबिन वापस अपने गांव पर जा रहे होते हैं तो तभी कुछ लोग इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वही बास्टिन ने कुछ लोगों को हायर किया था ना, वही बंदे होते हैं ये दोनों उन लोगों से बहुत बचते फिरते रहते हैं। फाइनली किसी जगह पर आकर सुरेंद्रन से कहने लगता है कि पापा आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इस तरह से वो अकेला जुबिन ही उन गुंडों से फाइट करने लगता है। सारे लोगों को मार पीट कर सुरेंद्रन को लेकर वहाँ से चला भी जाता है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले दिव्या के पास आकर इसको गिरफ्तार करने लगते हैं झूठे ड्रग्स के केस में। दिव्या को गिरफ्तार करवाने वाला वही बास्टिन होता है। बास्टिन को पता लग चुका होता है कि वो दोनों तो भाग गए,
तो दिव्या से पूछताछ करने के लिए इसको गिरफ्तार करने लगता है। उसी वक्त वो स्टीफन पेरोल पे रिलीज होकर डायरेक्टली उस हामिद के पास आता है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि ये स्टीफन हामिद का हवाला बिजनेस करते हुए ही पकड़ा गया था, लेकिन स्टीफन ने हामिद का नाम नहीं लिया क्योंकि ये गुंडे को पॉलिटिशियन की बहुत जरूरत होती है और उसी तरह से एक पॉलिटिशियन को भी। हामिद यही सोचते रहता है कि स्टीफन जेल के अंदर ही रहा तभी ये लोग सेफ है, लेकिन ये स्टीफन अपने भाई का बदला लेने के लिए ही बाहर आया होता है। दूसरी तरफ सुरेंद्रन और जुबिन पुलिस स्टेशन पर आते हैं दिव्या के बारे में पूछने के लिए। पुलिस वाले यही कहने लगते हैं कि बास्टिन सर के दिमाग में कुछ सवाल थे, तो दिव्या से थोड़ा पूछताछ करके उसको घर भेज दिया। वो दिव्या रास्ते पर ही होगी, पहुंच जाएगी। इस तरह से इन दोनों से झूठ कहने लगते हैं। सुरेंद्रन और जुबिन काफी जगहों पर दिव्या की तलाश करने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसका आता पता ही नहीं होता। इन दोनों को ये बात भी पता चलती है कि स्टीफन जेल से बाहर आ चुका है, शायद उसने किडनैप किया होगा। जुबिन ने उस मलेशिया वालों को भी कॉल किया होता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी तरह से दिव्या को वापस लेकर आएंगे, चाहे इन दोनों को कुछ भी करना पड़े। दूसरे दिन वो जुबिन उस स्टीफन के घर पर जाता है। स्टीफन से ही पूछने लगता है कि मेरी दिव्या कहाँ पर है, मेरी दिव्या मुझे वापस दे दो। उस बास्टिन ने इंक्वायरी के नाम पर पुलिस स्टेशन पर लेकर आया, उसके बाद वो मिसिंग है। स्टीफन के आदमी जुबिन से झगड़ा करने लगते हैं। स्टीफन कहने लगता है कि फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दिव्या मेरे पास नहीं है। लेकिन जुबिन वहाँ से बाहर आकर स्टीफन की बेटी को किडनैप कर लेता है। ऑलरेडी एक बंदा जुबिन की गाड़ी को फॉलो करते हुए स्टीफन को कॉल करके बताने लगता है। ये स्टीफन उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर दिव्या को कैद किया था उस लिस्टिन ने। स्टीफन की बेटी कहने लगती है कि पापा ये दोनों अंकुल बहुत ही अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं किया, इन दोनों को शूट मत करो पापा, छोड़ दो इन दोनों को। इसी दरमियान में यहाँ पर वो बास्टिन भी आता है। वो बास्टिन स्टीफन को एक वीडियो दिखाने लगता है, मतलब दिव्या इसी बास्टिन के कब्जे में होती है, और इसी तरह से अपना एक बयान भी दिया होता है। उस वीडियो में दिव्या ने जो हुआ वो बताने लगती है। वही लिस्टिन ने दिव्या और स्नेहा को किडनैप किया, इन दोनों को ड्रग्स देकर इनके साथ अत्याचार करने लगा। किसी भी तरह से ये दोनों वहाँ से बच निकले। स्नेहा डिस्टर्ब होकर रोड पर भागने लगी। जब मैं वापस अपने पापा के पास गई तो हम तीनों ने डिसाइड कर लिया कि उस लिस्टिन को मार देंगे, वरना किसी न किसी दिन वो इस दिव्या को भी मार देगा। लिस्टिन की हत्या एक्सीडेंट दिखाने के लिए इन्होंने रॉबरी का प्लान किया। 2 लोगों को हायर करके उस लिस्टिन को उकसाया एटीएम को चुराने के लिए। प्लान के हिसाब से सुरेंद्र ने उस लिस्टिन को मार दिया गोली मार के। यह वीडियो देखने के बाद स्टीफन बास्टिन से कहने लगता है कि मेरे जेल जाने के बाद लिस्टिन ने काफी सारे क्राइम्स किया, उनमें से ये भी एक क्राइम है लड़कियों को अगवा करना। दिव्या के साथ जो अत्याचार हुआ इन लोगों ने उसका बदला लिया, इसमें क्या गलत बात है। इस तरह से बास्टिन को कुछ और शॉकिंग बातें बताने लगता है। एक्चुअली वो लिस्टिन अपने भाभी के साथ ही अत्याचार कर रहा था। स्टीफन की बीवी काफी सारी बार स्टीफन के पास आकर सच बताने की कोशिश की, लेकिन ये बता नहीं पाई। जिल्लत भरी जिंदगी ना जीते हुए स्टीफन की बीवी ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन स्टीफन समझ गया कि जरूर कुछ कांड हुआ है। अपने आदमियों से कहा कि लिस्टिन पर नजर रखो, तो उस लिस्टिन के काफी सारे क्राइम्स सामने आए। उसी वक्त स्टीफन ने एक जबरदस्त प्लान बनाया लिस्टिन को मारने के लिए। वही बैंक रॉबरी का प्लान बनाया। पैसे चुराना इनका मोटिव ही नहीं था, असल मोटिव था लिस्टिन को मारना, उसको एक हादसे की तरह दिखाना। स्टीफन जेल में रहकर ही इस सारे काम को अंजाम देने लगा था। ये सच सुनने के बाद बास्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। समझ लेता है कि सच में ऐसे दरिंदे को जीने का कोई हक ही नहीं। बाद में ये दिव्या को छोड़ देता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।